अद्य शनिवासरः आत्मबन्धवासरः अश्विन कृष्ण षष्ठी दिनांक 15 अक्टोबर 2022 चरक सूत्रसान अध्याय 4 शंखं चक्रं जलकान्दधमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। प्रियंगो अनंत आम्रास्ति कट्वंग लोध्र मोचर समंगा धातकी पद्म पुष्प पद्मा पद्मकेशराणेति दशैमानि पुरुष संग्रहिणी यानी भवन्ति। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बहस की थी कि इसके बारे में थोड़ा सोचना है और पीले कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर्स में पुरुष के शायद ये पुरुष वीर संग्रहणी पुरुष ये संग्रहणी आनी है सॉरी पुरुष वीरजन्यानी है जो है जम्बू शल्लकी त्वक कच्छरा मधुक शाल्मली श्री वैष्टक भृष्टभृत पयस्या उत्पल तिल कणा इति दशायाने पुरुष वीरजनीयानि भवन्ति। तो ये पुरुष वीरजनीय के हैसियत से देखना चाहिए और ऊपर वाला वैसे कषाय रसात्मक ज्यादा है और फिर भी पुरुष संग्रहणीय इस प्रकार का बताया है। तो शायद ये बात बनती है कि उष्णवीर्य द्रव्यों से जो शुंठी वगैरह से पुरुष संग्रहण इस प्रकार का इससे ये अलग इस प्रकार का रहेगा। निराम अवस्था में खास करके इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जम्बो आम्रप्लक्ष पटक पीतन उडुम्बर अश्वत्थ बल्लातक अश्वंतक सुमूर्ख इति दशमानि मूत्र संग्रहिणी यानी भवन्ति। पानी दे तो ये मूत्र अति प्रवृत्त इस प्रकार का हो रहा है और उसको रोकना है। तो ये मूत्र संग्रहिणी यानी इस प्रकार की ये बताई गई है। वास्तव में इनका प्रयोग कैसे कहाँ करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज्यादातर अगर अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्त होता है तो डायबिटीज की आशंका ली जाती है और डायबिटीज के रिपोर्ट्स अगर पूरे नॉर्मल है तो फिर अटक जाते हैं कि क्या कैसे सोचेंगे इसके बारे में। तो पानी ज्यादा पी रहे हैं क्या ये एक बार देखना पड़ेगा और पानी भी ज्यादा नहीं है इस प्रकार से तो शायद
ये मूत्र संग्रहणीय, इस प्रकार का विचार करना पड़ेगा। इसमें भद्लातक भी है, सोमोल्क भी है, जम्बू आम्रपलक्ष वटक पीतन उडुम्बर, ये पंचवल्कल, ये जो है वो भी इस प्रकार के है। तो शायद इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पद्म उत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र मधुक प्रियंगु धातकी पुष्पाणि इति दशैमानि मूत्र विरजनीयानि भवन्ति। तो मूत्र का रंग अगर बदल गया है तो वो प्राकृत रंग उसको देने के लिए ये काम करते हैं। रत्नागिरी में प्रमोद भिड़े या रघुवीर भिड़े, ये जो एक प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेद के जाने माने और पुराने प्रैक्टिशनर्स थे, उनका कहना था कि इस सूत्र के आधार पर मैं किडनी फेलियर में इन सभी का प्रयोग करता हूँ, मूत्र विरजनीय जो है, और उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे बाजार में पंचारविंद चूर्ण उपलब्ध है, तो मैं उसका प्रयोग करता रहता हूँ, खास करके सीकेडी में इस प्रकार से। लेकिन मूत्र का रंग बहुत ही बदल गया है, ऐसे काफी कम ही मरीज इस प्रकार से मिलते हैं कि जिसमें मूत्र विरजनीय इस प्रकार का कुछ करना पड़ता है। और वैसे सुकुमार का घृत में तृण पंचमूल का प्रयोग है, और तृण पंचमूल भी इस प्रकार से काम में आ सकता है मूत्र निकालने के लिए इस प्रकार से। तो सुकुमारक घृत, सुकुमारक अवलेह या सुकुमारक कषाय, ये सभी मिलते हैं, तो उसका थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार के। विरजनीय से एग्जैक्ट क्या कार्य समझे। विरजन, इसका मतलब रंग को धो डालना इस प्रकार से। जैसे रजम में बताया गया है कि धौतई अच्छ विरजते, कि कपड़े पर उस पे धब्बे होते हैं, लेकिन धोने के बाद अगर वो निकल जाते हैं तो रज शुद्ध है, इस प्रकार का मानना है। उसी प्रकार मूत्र में अगर रंग है तो इन दवाओं से दवाएं देने से वो रंग निकल जाएगा, जैसे पहले मूत्र दिख रहा है नॉर्मल वैसा दिखेगा, इस प्रकार का अर्थ होगा। आविल मूत्रता यह प्रमेह में लक्षण है, और फिर हम समझ सकते हैं कि लेकिन उसमें कंसंट्रेशन की बात ज्यादा है, रंग की बात कम इस प्रकार की। तो अगर रंगों में परिवर्तन आता है, पीला वर्ण इस प्रकार का आना, एक कामला वगैरह में एक कॉमन है, या पित्त वृद्धि में कॉमन है इस प्रकार के, तो शायद वहां पुरुष विरजनीय का, सॉरी, मूत्र विरजनीय का प्रभाव हो सकता है। पद्म या कमल के सभी पर्याय इसमें आए हैं प्रकार, तो इसकी शायद बात करेंगे। बाकी मधु का प्रियंगु धातक की पुष्प ये भी है, तो उनका उस दृष्टि से प्रयोग नहीं किया गया। मधु का वैसे बहुत इसमें आका काम में आता है, तो उसको थोड़ा देखना चाहिए। मैंने एक मधुक का वमन के बारे में अनुभव देखा था कि थोड़े पीले वर्ण का काढ़ा हम पिलाते हैं यष्टि मधु का, लेकिन जब बाहर निकलता है सिर्फ कप निकलता है वो श्वेत वर्ण का ही हो जाता है। ये मधुर पीत वर्ण कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। There are certain Vaidyas practicing based on Mahakashaya Vatti in respective conditions. What is your view about that? मेरा कहना ऐसा है कि चिकित्सा की दृष्टि से रोग को देखना ये एक अलग बात इस प्रकार की है। जनरली पहले निदान और फिर उसके आधार पर चिकित्सा, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन चिकित्सा से दृष्टि से निदान का उपब्रहण करना ये भी एक बात हो सकती है। धातकी पुष्प चूर्ण इज टाइड ऑन मूत्र विरजनीय एज पीजी स्टडी shows good results. ओके
मृदुला जोशी। तो ठीक है, लेकिन मूत्र के वर्ण क्या क्या दिखाई दिए थे, और धातु की पुष्प चूर्ण इस प्रकार का प्रयोग करने से कैसा हुआ। हमें जो दिक्कत आई थी त्रिस्कंद कोश बनाते समय, निदान स्थान में जो भी लक्षण बताए गए हैं वो तो हमने निदान के लिए ले लिए इस प्रकार से, और लक्षण कोश में उनका समावेश हो गया। लेकिन चिकित्सा में भी काफी लक्षण आते हैं, अस्वेदनिद्र तृष्णार्थः सीतामलक नागरे ही वगैरह इस प्रकार से। अब ये चिकित्सा की दृष्टि से ये लक्षण है ज्वर में तो सीतामलक नागरे इस प्रकार की पेया देनी है। लेकिन इसका ये एक मतलब ये भी हो गया कि ये लक्षण ज्वर में होते हैं। बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिताम, ये लक्षण निदान में होते हैं। लेकिन उस समय में त्रिस्कंद कोश में हमने सिर्फ निदान स्थान में जो लक्षण बताए गए हैं वहीं पे उन्हीं को ले लिया, ये चिकित्सा स्थान में जो लक्षण है उनको नहीं लिया। अब त्रिस्कंद कोश में या पाराधिपति के कोश में मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया है। वहां भी जो लक्षण है बस्ती पार्श्व शिरशूली वैगरी गोक्षर साधिताम, तो लक्षण को निदान में ले लेंगे, और चिकित्सा में तो लेना ही है कि ज्वर में ये लक्षण है तो ये चिकित्सा देनी है। लेकिन ज्वर में ये लक्षण होते हैं, ये चिकित्सा स्थान से पता चलता है। तो निदान का उपब्रूहण औषध के आधार पर करते हैं, चिकित्सा कोश के आधार पर करते हैं। उसी प्रकार से जो भी इस प्रकार से गण बताए गए हैं उनके बारे में सीधा रेफरेंस कहीं नहीं है कि इनके बारे में ये यहाँ पे प्रयोग करने हैं। तो इन महाकषायों के आधार पर किन किन रोगों में इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है कि इनका प्रयोग करना जरूरी होगा, चाहे संप्राप्ति के आधार पर, चाहे लक्षणों के आधार पर, चाहे हेतुओं के आधार पर, अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक अलग माहौल इस प्रकार का बन जाएगा। और इसमें भी ऐसी स्थिति है कि ये जो मंदबुद्धि के हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। अनुकदार्थ ज्ञानाय बुद्धिमताम, बुद्धिमान जो लोग हैं वो उसके आधार पर अनुक्त भी जान सकेंगे। जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन ये मूल कल्प्रिट है कैंसर में, और संकरित बीज और संकरित गाय ये कैंसर के कारण बन गए, ऑन्कोजीन्स को निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए शुक्र दृष्टि समझकर शुक्र शोधन गण कैंसर मरीजों में प्रयोग करना है, ये मैंने आरंभ किया। तो ये नया विचार इस प्रकार का है, और अभी मैं सभी मरीजों में दे रहा हूँ शुक्र शोधन गण, कुछ ना कुछ एक दवा या पूरा गण इस प्रकार का। मूत्र विरजनीय मध्ये बहुतेक सर्व पुष्प आले आहेत, पुष्पमूत्र संबंध काय असावा। यष्टि मधु नहीं है, प्रियंगु धातकी पुष्प, और प्रियंगु भी पुष्प नहीं है। बाकी ये पद्म उत्पल नलिन कुमुद सौबंधिका पुंडरीक, ये सभी तो कमल और शतपत्र, ये सभी कमल के ही प्रकार है। वैसे देखा जाए तो ये चरक पहले अध्याय में ही मूलिनी फलिनी वगैरह वगैरह इस प्रकार का क्लासिफिकेशन देते हैं। और उन वनस्पतियों का वो उपयुक्तांग इस प्रकार का रहता है। अब एक वनस्पति के 2-3 इस प्रकार के भी उपयुक्तांग हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा परिस्थिति रहेगी। जनरली पुष्प में रंग और गंध ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। बाकी वृक्ष की अपेक्षा अगर देखा जाए
तो शायद गंध का मतलब पृथ्वी महाभूत से है, और वर्ण का मतलब जो है, रंग का मतलब जो है तेज महाभूत से इस प्रकार का है। अब ये फ्लावर रेमेडीज जो बाख द्वारा प्रचलन में लाई गई है, उसका ज्यादा संबंध मानसिक भवन पर है और भावनाओं से जुड़ा इस प्रकार का है। तो काफी मरीजों में इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सुखानुबंधी सूक्ष्मश्च सुगंधो रोचनो मृदु, ये सुगंध के जो गुण बताए गए हैं कि सुखानुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। रोचन है, मृदु इस प्रकार का है। तो शायद हम सुगंध का इस प्रकार से प्रयोग करते रहेंगे और पुष्पों का इस प्रकार का कोई प्रयोग करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि जिन पुष्पों में अच्छी खुशबू है, चाहे देसी गुलाब हो, चाहे ये जाई जुई वगैरह इस प्रकार की बातें हो, मोगरा हो वगैरह वगैरह, तो उन पुष्पों को लेकर अगर कुछ दवाइयां बनती है, और खास करके अर्क बनते हैं कि जिसमें ये स्मेल बना रहेगा, तो जिन व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन ज्यादा है या निगेटिविटी बहुत ज्यादा है इस प्रकार से, उनमें शायद ये काम करेगा। अब बाख ने तो उसके ऊपर काफी मेहनत की है, और कौन से भावनाओं के लिए कौन से पुष्पों का प्रयोग करना है उन्होंने लिखा है इस प्रकार से, और करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले भी लोग हैं। तो उसी दृष्टि से हम भी थोड़ा देखने की कोशिश अगर करेंगे पुष्प के बारे में, तो शायद कुछ बात बनेगी। लेकिन ये जो मूल सवाल पूछा गया था कि केवल महाकषायों का इस प्रकार से प्रयोग करने वाले अगर कोई है, मुझे मालूम नहीं है पक्का कि केवल महाकषायों की ही प्रैक्टिस करते हैं या और भी कुछ देते हैं इस प्रकार से। तो चिकित्सा की दृष्टि से एक नया नैदानिक दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी रोग ले लो, उसमें इन महाकषायों में से कौन से कर्म की आवश्यकता होती है, और एक ही कर्म की आवश्यकता होती है, अलग अलग कर्मों की आवश्यकता होती है विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार। ज्वर ले लिया तुमने, तो स्वेदोपगाने में स्वेदावरोध ये 32 लक्षण है। वैसे उदर में भी स्वेदावरोध है, तो उसमें भी अगर दूसरा असर खालसा है तो उसमें स्वेदोपगण की आवश्यकता है क्या, वगैरह वगैरह। तो उस दृष्टि से ये जो कर्म है, ये कहाँ कहाँ किन किन रोगों में या दोष धातु मलों की अवस्थाओं में कारीगर हो गए, ऐसा सोचकर उनमें से द्रव्य चुनकर और अगर ऐसा है कि यष्टि मधु बहुत सारे गणों में आया है, तो बहुत जगह 13 जगह यष्टि मधु भी आ सकता है कि इसके लिए मैं यष्टि मधु का प्रयोग कर रहा हूँ, ये भी बात हो सकती। तो ये अलग तरीका होगा देखने का, और खास करके नए विकारों में, कैंसर जैसे विकारों में वैद्य प्रवीण देशमुख प्रैक्टिस इन महाकषाय लेक्चर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। पारिजात पुष्प की गुलकंद चिड़चिड़ा बनने में बहुत लाभ मिलता है। पारिजात के पुष्प का तो मैंने नहीं किया गुलकंद इस प्रकार से। देसी गुलाब का होता है, और वासा का भी होता है। प्रवीण देशमुख का वो जो चल रहा है अभी अभी खत्म हुआ है, मालूम नहीं मुझे। मैंने भी उसमें दो लेक्चर दिए हैं, एक रिसर्च के बारे में दिया है और एक जी मैंने किया है। ओके।
क्योंकि पारिजात पुष्प मिलते हैं तो बड़ी मात्रा में मिलते हैं, एक पेड़ से भी 100-200 मिल जाते हैं, फिर उनका लाइफ कम होता है। तो लाकर तुरंत ये कांच के इसमें रखकर एक शर्करा का स्तर, एक इसका स्तर, ऐसा करके करके देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा सुझाव दे दिया। लेकिन प्रवीण देशमुख ने क्या क्या बताया है तो अभी मैंने सुना नहीं है, बाकी सभी सोनाली ने अगर सुना है तो शायद वो कुछ उसके बारे में बता सकती है। और सभी रोगों के लिए इनमें से ये कर्म सामने रखे और इनमें से किस कर्म का उपयोग हो सकता है ये सोचने की कोशिश करें। वैसे शूल प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और ये वेदना स्थापन वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी आगे आएंगे, कषाय महाकषाय इस प्रकार से। तो अंगमर्द प्रशमन को सोच सकते हैं ज्वर में, जैसे स्वेदन स्वेदोपघात सोच सकते हैं, वैसा अंगमर्द प्रशमन को भी सोच सकते हैं। खास करके उदर शूल में शूल प्रशमन के बारे में सोच सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन सभी के बारे में सोचेंगे और फिर उनमें से किन किन द्रव्यों का प्रयोग करना है। पूरे महाकषाय का ही प्रयोग करना है या सिंगल ड्रग का भी प्रयोग करना है। और फिर ये बात हो जाती है कि अगर यष्टिमूल तो 13 प्रकार के गणों में है तो हम किस विचार से देंगे, रोगी किस विचार से लेगा, और बाकी कर्मों का क्या होगा। इस प्रकार से ये अलग इस प्रकार का हो जाएगा। कोविड-19 में काश, श्वास, शोथ, ज्वर और श्रम मूल समस्या और इन सभी का समाधान कासर, श्वासर, श्वेतर, ज्वरहर एवं श्रमहर महाकषाय क्रम से उपलब्ध है। अच्छी बात है। लेकिन कौन सी चीज प्रधान रहेगी, ये एक बात देखनी पड़ेगी इस प्रकार से। और फिर इनमें से कॉमन कुछ द्रव्य है क्या, 2-3 गणों के लिए एक कॉमन इस प्रकार का अगर कुछ है क्या, तो शायद उसी से काम बन जाएगा। नहीं तो अवस्थाओं के अनुसार इनको देना है। लेकिन एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि किसी भी एक चीज के बहकावे में मत जाना। वैसे आयुर्वेद सर्वांगीण विचार करने वाला शास्त्र है, ये सब सूत्र स्थान में ही, जबकि वही निदान के बारे में वगैरह कुछ पता नहीं है, अभी बताया नहीं है उस प्रकार से, चरकाचार्य बता रहे हैं। आगे चलकर निदान चिकित्सा में इलेबोरेशन है और वहां का अलग ही माहौल है। निदान पंचक और फिर उसके आधार पर चिकित्सा, ये आगे बताया गया है। तो वो भी हम भूल नहीं सकते, केवल इसी के पीछे पड़ जाएंगे तो भी मुसीबत होगी। तो हर एक की अलग अलग महत्ता है। निदान पंचक से हमें कारणों से लेकर क्या टालना है, संक्षेपतः क्रिया को निदान परिवर्जन वगैरह ये सभी बातें होंगी। पूर्व रूपावस्था अगर है तो उसके बारे में क्या चिकित्सा करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लक्षणों में मैंने बताया कि काफी विभिन्न लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं चिकित्सा स्थान में इस प्रकार से। अब संप्राप्ति तो बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चांद विसर्गता निर्वृत्ति रामयस्य संप्राप्ति जातिरागति वगैरह। तो ये करते करते वो अगर भूल जाएंगे, सभी में सिर्फ महाकषाय का ही प्रयोग करना है ऐसा सोचेंगे तो भी ठीक नहीं होगा, अधूरापन इसमें रह जाएगा। तो समूचे दृष्टि से विचार करके फिर ये महाकषाय का प्रयोग वहां पे कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल हम किसी विम में इस प्रकार से अटक जाते हैं कि ये
इस प्रकार से काम कर रहा है, बस उसी के पीछे पड़ गई, ये भी बात नहीं होनी है। ये सावधानता होनी चाहिए। तो ठीक है, इस कोविड-19 में अगर काम किया गया है तो अच्छी बात इस प्रकार की है। वृक्षादनी स्वदंश्च वसुक वशिर पाषाण भेद दर्भ कुश काश गुंद्र इत्कट मूलानि दश इमानि मूत्र विरेचनीयानि भवन्ति। तो ये भी मूत्र विरेचनीय गण इस प्रकार का बताया गया। तो उसमें मूत्र का संचय है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो मूत्र विरेचनीय का ज्यादा प्रयोग हो सकता है। अब किडनी फेलियर में जैसे ही डायलिसिस शुरू हो जाता है, किडनी थक जाती है, अपना काम करना छोड़ देती है। एक 2-3 बरस लगातार डायलिसिस अगर चलता रहता है तो पेशाब होती ही नहीं, यूरिन मूत्र की निर्मित ही नहीं होती है। जो भी पानी निकालना है वो केवल डायलिसिस के समय निकालना है, ऐसी बात होती है। तो इससे मूत्र निर्माण में सहायता मिलेगी क्या, ये एक अलग मुद्दा है। इन द्रव्यों के बारे में मैंने किडनी फेलियर में मूत्र विरेचनीय का प्रयोग किया है। और ये दर्भ कोशकाश वगैरह तृण पंचमूल मिलता है, तो उसका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं। वैसे शोधांश वसुक वशीर पाषाण भेद इनका भी प्रयोग हो सकता है। हरितक्यादि एक क्वाथ आया है शारंगधर में, हरितकी आरगवद धमासा पाषाण भेद और गोखरू गोखरू इस प्रकार का काढ़ा है। मामा जोशी ने काफी उसका प्रयोग किया है ससुन में, और मूत्राशमरी के लिए किया है, लेकिन मूत्रकुच्र के लिए भी अच्छा है। तो उसमें भी पाषाण भेद इस प्रकार का है। तो शायद हम इन सभी के बारे में मूत्र विरेचन करने के हिसाब से सोच सकते हैं। वैसे मूत्र की निर्मित होना ये जो बात है वो हमारे हिसाब में अन्नव स्रोत और उदकव स्रोत से संबद्ध इस प्रकार की। अब किडनी फेलियर में पानी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 1 लीटर का बताते हैं, मैं आधा लीटर ही बताता हूँ, वो भी उबाल के चौथाई या अष्टमांश इस प्रकार का करके बताता हूँ कर लेने के लिए। लेकिन फिर भी अगर डायलिसिस 2-3 बरस तक चल रहा है तो मूत्र की निर्मित होती ही नहीं है। तो हमारे हिसाब में ये केवल किडनी को बाधित करते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता इस प्रकार से। अन्नव स्रोतस और उदकव स्रोतस इन दोनों की दृष्टि बहुत बढ़ती जाती है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उनका कोई ध्यान ही नहीं है इस पर, इसकी तरह कि लाइफस्टाइल क्या है, खाने पीने में क्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और बैकग्राउंड में कौन सा रोग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, दोनों है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इन सभी के आधार पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो पहली शुरुआत लाइफस्टाइल में चेंज करना ऐसी ही है। और फिर पानी रिस्ट्रिक्ट कर देना ये दूसरी बात है। सूजन वगैरह के हिसाब से शोथ या पांडु, इनमें से डायग्नोसिस कुछ हो सकता है। और केवल दूध पे इस प्रकार से रखते हैं तो शरीर में द्रव की जो आपूर्ति होनी है वो होती है, लेकिन दूध का पचन अन्नव स्रोतस में होता है, तो उदकव स्रोतस पर उसका ज्यादा तनाव नहीं आता। और फिर भी जो संचित मूत्र इस प्रकार का है, वो अगर मूत्र विरेचनीय से निकाल देंगे तो उसके अग्नि की बढ़ोतरी इस प्रकार की हो सकती है। तो वैसे काफी टेढ़ा मामला है किडनी फेलियर को ट्रीट करना, सीआरएफ को ट्रीट करना। और बहुत सारे भावों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। केवल क्रिएटिनिन कम हुआ या नहीं हुआ, केवल ये यूरिया कम हुआ नहीं हुआ, पोटेशियम कम नहीं हुआ वगैरह वगैरह, या फिर एच बी बढ़ नहीं रहा है, एच बी कम हो रहा है वगैरह,
ये सभी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना इस प्रकार का पड़ेगा। और सभी के दृष्टि से विचार करना आवश्यक इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी में हमें देखना पड़ेगा। इति पंचक कषाय वर्गा दर्भ कुश काश ये स्तन्य जनन में भी है। बराबर है। तो अभी मैं फिर से वो दोहराता हूँ बात कि हमें इससे उल्टा देखना चाहिए। एक द्रव्य किन किन गुणों में आया है, ये जैसे आपने बताया कि ये स्तन्य जनन में भी है और मूत्र विरेचनीय भी है इस प्रकार से। तो उस द्रव्य की कार्मुकता को हम भली भांति जरा देख सकते हैं। मूत्र विरेचन केवळ 32 संचित मूत्राला बाहेर काढणारे असेल की सर्व शरीरातून मलस्वरूप द्रवकिट्ट बाहेर काढणारे असेल? अच्छा सवाल है। मैंने जो एक कोष्ठ शाखा गति की बात की थी, 2-3 बार की है, यहाँ भी की है। स्थानान्यामान्य पत्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुण्डक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। इस सूत्र के आधार पर मूत्र का जो कोष्ठ बस्ती जिसको कहेंगे, ब्लैडर कहेंगे, वो भी एक कोष्ठ की हैसियत से काम करता है और वहां से शाखा मर्मास्थि संधि में दोष चले जाते हैं और वापस वहां पे आ जाते हैं। और फिर उनको बाहर निकाला जा सकता है मूत्र के जरिए, ये मेरा कहना है। और ये खासकर बात सीसीएफ में दिखती है। सीसीएफ में हृदय की आसक्ति और फिर संचय, इस प्रकार का द्रव धातु का संचय, अवगाह with दशमूल and सहचर क्वाथ and दशमूलादि तेल can result in मूत्रकृच्र। ओके, एक्सेल शीट विल बी हेल्पफुल इन डूइंग दिस। हाँ वही तो मैं करना चाहता हूँ। मैंने आतिश को बताया था, उसने कुछ हद तक किया था। आतिश है क्या? आतिश कामड़े। तो वैसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दिन लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप में से अगर कोई करने वाले हैं तो मुझे शेयर करो, बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। रिचिर पृथक भावे रेचनम। व्युत्पत्ति कहाँ से मिली? पृथक भाव यानी कि अलग करना। तो अलग करना ये रेचन का मतलब है। तो अच्छा है रेफरेंस इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि जब बस्ती से दोष इस प्रकार से शाखा मर्मास्थि संधि में जाता है, खास करके मर्म में जाता है, वैसे बस्ती भी मर्म है, लेकिन उस समय में ये कोष्ठ की हैसियत से भी काम कर रहा है। और इन सभी लोगों में, सीसीएफ वाले मरीजों में, दिनचर्या बिल्कुल अच्छी नहीं रहती, अग्नि अच्छा नहीं रहता, फिर भी खाते पीते रहते हैं। और जब एक्यूट कंडीशन हो जाती है कि सूजन बहुत सारी है, सांस फूल रही है, एलोपैथी में दाखिल किया जाता है, तो लासिक्स डायटॉर इस प्रकार के मूत्र विरेचन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे पेशाब खुल के आती है वैसे सब सिम्टम्स शांत हो जाते हैं और सांस कम हो जाती है, सूजन चली जाती है। तो इससे ये स्पष्ट है कि पूरे शरीर में फैले हुए इस प्रकार के दोषों के कारण जो मूत्र मार्ग से संबद्ध है, मूत्र विरेचन हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएंगे। अब मूत्र विरेचन करने के लिए मूत्र विरेचन गण का ही प्रयोग करना है ऐसा नहीं, पहले लंघन पाचन इस प्रकार से करेंगे तो अपने आप दोषों का पचन हो जाएगा, तो वो कोष्ठ में वापस चले जाते हैं।
आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी, अच्छी अच्छी बात है। मूत्र विरजनीय विल बी डूइंग पाचन मोर एज इट इज चेंजिंग द कलर। हाँ, ये तो अलग बात हो गई। वैसे कषाय रसात्मक ज्यादा है मूत्र विरजनीय में, तो बता नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा सोचेंगे। अवगाहका या कर्माचा मूत्र कृच्छ्रावर उत्तम उपयोग आहे, हे सही है। दूध अर्धा किंवा पाव आटवलं तर गुरु होतं, पण पाणी आटवलं तर लघु का होतं? ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि ये लघु होगा या गुरु होगा। अग्नि संस्कार बढ़ता जाता है और उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है। दूध में जैसे पृथ्वी तत्व है कि उसका प्रमाण बढ़ता जाता है, इसलिए वो गुरु हो जाता है। लेकिन पानी में इस प्रकार का पृथ्वी तत्व नहीं है कि जो संवत इस प्रकार का हो जाएगा, तो पानी गुरु नहीं बनेगा, पानी लघु ही बनेगा अग्नि संस्कार ज्यादा होने से कारण। ऐसा अभी प्राइमा फसी तो लगता है। वृक्क दोष क्वात पाषाण वेद गोकुल पुनर्नवा मूल कुल्थी वरुण छाल, ये पतंजलि में आता है। इसके प्रयोग पर विचार कर सकते हैं क्या? लेकिन मेरा मंतव्य है कि सिर्फ औषधियों के बारे में मत सोचो, मूल रूप से तत्वज्ञान को सोचो, मूल रूप से कारणों को सोचो। बहुत सारे वैद्य लाइफस्टाइल नहीं पूछते हैं, केवल सिम्टम्स पूछ लेते हैं, डायग्नोसिस कर देते हैं, ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो ये सही नहीं है। हमें हर मरीज के बारे में उसकी पूरी जानकारी लेनी है, लाइफस्टाइल के बारे में जो जानकारी है वो पूरी जानकारी लेनी है। सुबह से उठने से रात सोते तक क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं वगैरह वगैरह। शुरू में ऐसा लगेगा कि ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें लक्षणों से रोग का पता चल गया है, उसके लिए दवाइयां हैं तो दे देंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन ये मूल शास्त्र नहीं है। अगर हमें शास्त्र की दृष्टि से विचार करना है तो ये आवश्यक रहेगा कि निदान पंचक से निदान करें। और निदान पंचक को चाहिए कि सभी जानकारी अच्छी तरीके से ले ले, मानव स्वभाव भी उसमें उसमें से नहीं छूटे, ये बात रही रहेगी। और फिर निदान क्या होगा और फिर उसके हिसाब से कौन सी दवा ज्यादा कार्यकर होगी, इसके बारे में सोचना है। और वैसे आयुर्वेद में औषधों का सागर है, बहुत सारी औषधियां उपलब्ध है। और जब तक हम कौन सी दवा यहाँ पे कारीगर होगी कि ठीक तरीके से काम करेगी, ये कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक अंधाधुंध चलता रहेगा। रिजल्ट आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मरीज निकल जाते हैं। नाही, काही सीकेडीच्या पेशंट्स मध्ये मूत्राची निर्मितीच होते आणि काही पेशंट्स मध्ये निर्मिती व्यवस्थित असते, म्हणजे पण ये मूत्र की निर्मिति नहीं होती है, ये तो शायद बात किडनी बहुत ज्यादा दिन तक अनस्टेबल। ठीक है। डायलिसिस लगातार चलता रहता है तो मूत्र की निर्मिति होना ही बंद हो जाता है, वही मैंने। मला तसं नाही वाटत, त्याच्यात कसं आहे माहिती का, किडनीला जी विषारवृत्ती जाय पाहिजे ना, की जरी मूत्र प्रवृत्ती भरपूर होत असली तरी ती होत नाही। ये और अलग बात है कि अगर मूत्र प्रवृत्ति हो रही है लेकिन जो टॉक्सिन्स मूत्र से निकल जानी चाहिए वो निकलती नहीं है, ये भी एक बात हो सकती है। तो अभी किडनी फेलियर के बारे में मेरा एक अलग विचार है कि रॉ मटेरियल क्या है, के आधार पर भी फिनिश प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये निर्भर होता है। अगर रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो फिनिश प्रोडक्ट अच्छा बनेगा ही नहीं, ये सही बात है इस प्रकार से। तो एलोपैथिक केवळ तुम्ही आत्ताच म्हणता का पूर्वीपासूनच म्हणता? पूर्वीपासूनच म्हणतो, जैसे कि एलोपैथिक यूरिनरी एप्टाइटिस के बारे में सोचती है, लेकिन जो खून किडनी में आ रहा है वो कैसा खून आ रहा है, वो अगर अशुद्ध है, दोषोदुष्ट है, तो फिर
कितना भी फिल्टर अच्छा हो वो फिल्टर नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार का खून अपेक्षित है वहां आना, उस प्रकार का अगर खून नहीं आ रहा तो ये बात नहीं रहेगी इस प्रकार से। और उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। चरक में 24वें अध्याय में जो शुरू में बात बताई है कि देश कालोक सात्म्यानाम विधिर्य संप्रकाशिता विनिता विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिना। विधि से अगर रक्त निर्माण होता है तो वो शुद्ध होता है। देश काल उक सात्म्य का विधि ध्यान में रखना है। तो हमें पता चलेगा कि ये जब लाइफस्टाइल हम पूछेंगे कि या साथ में सेवन कर रहा है क्या, देश काल ओक साथ में से विपरीत इस प्रकार से कुछ हो रहा है क्या वगैरह वगैरह, और फिर शुद्ध रक्त बनेगा और शुद्ध रक्त किडनी में आएगा तो फिल्टर करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, या उससे किडनी खराब नहीं होगी। दुष्ट रक्त है तो उसी से किडनी बिगड़ने के चांसेस है। तो इस सभी की शुरुआत दिनचर्या से होनी चाहिए, लाइफस्टाइल से होनी चाहिए। खाने पीने की वजह से ये सब हो रहा है उसकी वजह। आपण आपल्या पद्धतीने सपोज जर मूत्र निर्मितीचा विचार केला की ते कपाश आहे का असं निर्माण होऊन कपाशामध्ये पुरण होऊन किंवा मग कपाशीमध्ये पुरण होऊन या गोष्टी तर मग त्या पद्धतीने विचार केला तर प्रमेहाची संतप्ती प्रमेहामध्ये पुढे जाऊन मग ते धातू वगैरे सुद्धा बाहेर पडतात, त्याच्यातही पुढे कॉम्प्लिकेशन म्हणून मूत्रपुच्छ आले. आणि तसं आता ॲलोपॅथीमध्ये डायबिटीज नंतर किडनी फेल्युअर किंवा या गोष्टी सुरुवातीपासून असा विचार करून प्रमेहाची चिकित्सा केली तर त्याचा उपयोग होईल का? मैंने इस बार बताया है। Indeed, root cause should be ruled out, but sir, can you give one example of doing Nidana from Nidana Panchaka of one case of as an exemplary? ठीक है, सोच सकते हैं इसके बारे में। ट्रैबेकुलेट मध्ये there is bladder thickening due to which mutra cannot be expelled out properly and patient has dribbling micturition. Here can we use mutra virechana dravya trabeculated हो सकता है कि इसमें हम मूत्र के मूत्र विरेचनीय सोच सकते हैं। देखो ये जो बहुदोष से लिंगानी जो बताई गई है उसमें यस्मादस्य वहन्ति न दोषोपलिप्त वदना रसम रसवहा सिरा, ये बात बताई गई कि दोषोपलिप्त वदन होने के कारण रसवह सिरा रस का वहन नहीं कर सकते। तो यहाँ भी उसका ल्यूमेन कम हो जाएगा इस प्रकार से। ब्लैडर थिकनिंग इस प्रकार का देखिएगा। इसमें सूजन की बात भी सोच सकते हैं कि उसमें सूजन आ गई है इस प्रकार से, सिस्टाइटिस इस प्रकार से कहेंगे। तो ऐसे हालात में पाचन की आवश्यकता ज्यादा इस प्रकार की होती है, और पाचन अच्छी तरीके से करेंगे तो दोष अपने आप कोष्ठ में आने लगेंगे और बाहर भी निकलते रहेंगे। मैंने एक शाखा कोष्ठ गति के बारे में ही ये एक बात बताई थी। और दूसरी चीज ऐसी है कि अजीर्णे ही भुंजानस्य, ये जो चरकाचार्य ने कहा है विमान स्थान दूसरे अध्याय में, जीर्णेन्द्रिय भुंजित, ये नियम है, सामान्य नियम है इस प्रकार से। लेकिन अजीर्ण में अगर भोजन करते हैं तो पूर्व आहार जो रस बना है या आहार धातु बना है, रस धातु बना है, वो अभी अच्छे तरीके से बना नहीं है। उसमें उत्तरेण आहार रस न उपसृजत, उत्तर आहार रस से वो मिश्र हो जाता है। सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्याशु, सभी दोषों का प्रकोप करता है। अभी इस प्रकार में ऐसा होता है कि इस प्रकार से तात्काल सभी दोषों का प्रकोप हो जाएगा। और विसूचिका या विलंबिका इस प्रकार के अगर एक्यूट डिसीजेस होते हैं तो अलग बात है, लेकिन एक्यूट डिसीजेस नहीं होते, सभी में नहीं होते।
तो ये धातुओं की परंपरा ही उस प्रकार से बढ़ती रहती है कि अचकच्चे धातु आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर इस हालत में क्लेद जो पूरी तरीके से पचन होना चाहिए था उसका, वो पचन न होने के कारण ये आगे आगे वाले धातुओं में चला जाता है। जब मेद तक स्थिति आ जाती है तो मेद का मतलब तो स्वेद है, और उसके जरिए अगर ये निकल सकता है अनडाइजेस्टेड अपाचित इस प्रकार का क्लेद, तो एक अलग बात है। वो नहीं होता है और शैथिल्य है तो प्रमेह की अभिव्यक्ति हो जाती है। और फिर मूत्र के द्वारा क्लेद को निकाला जाता है। यहाँ आयुर्वेद में भी बस्ती मुपानीय दोषों को बस्ती में लेकर आते हैं और फिर वहां से निष्क्रमण उनका शुरू होता है। तो पूरे शरीर में फैला हुआ इस प्रकार का जो क्लेद है वो प्रमेह में शरीर अपने आप बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे आगे चला जाएगा मज्जा में है, शुक्र में है, ओजो में है, इस प्रकार से तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि वातजमेह के प्रकार है, असाध्य है, विरुद्धोपक्रम है, इस प्रकार से। लेकिन क्लेद इस तरीके से आगे आगे चलता जाएगा, ये बात हो सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से पूरी दिनचर्या वगैरह पता करके और फिर आहार वगैरह के बारे में सभी जानकारी हासिल करके हमें किस किस प्रकार से संक्षेपत क्रिया योग निदान परिवर्जन में करना है, ये सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। क्रिएटिनिन लेवल खूप फास्ट वाढत राहतं, तर आपण दुधावर ठेवण्याऐवजी युषावर ठेवलं, आधी ह्याच्यावर ठेवलं किंवा संसर्जन क्रम कंटिन्यू फॉलो केला तर त्याचा उपयोग जास्त होणार नाही का? हो सकता है। इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये तो घबराते रहते हैं लोगों को कि देखो क्रिएटिनिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें दूसरा कोई चारा नहीं है, तुम्हें खुद का केवढ्या डेंजर त्याच्यामध्ये गेला होता। हाँ नाव नाही माझ्या लक्षात, पेशंट हे काढून देऊ शकेल नाही, त्याला ते डायलिसिस करायला सुकटणकर बरोबर। कौन? सुकटणकर पण तिथे मानसिक कारण खूप प्रबल होती। वो आदमी ऐकून घे, कारण है तो कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। Definitely when there is an effect there has to be a cause that has to be found out. मानसिक कारणावरची औषधं देऊन मानसिक कारणावरची औषधं देऊन क्रिएटिनिन सुधारेल का? सुधारेल ना। असं का नाही? हर केस में अलग अलग होता है, अपने अपने साइकोलॉजी होती है, वो साइकोलॉजी अगर बदल नहीं पाती तो सुधरेगी ही नहीं है ना। ये स्पष्ट रूप से है। जेव्हा या व्हॅल्यू खूप हाय होतात तेव्हा आपण त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं का दुर्लक्ष करायचं? दुर्लक्ष नहीं करना है, लेकिन अगर साइकोलॉजी ही उसके पीछे है तो साइकोलॉजी को बदलने के लिए प्रयास करना है ना। और साइकोलॉजी में परिवर्तन अगर आता नहीं है तो मर जाते हैं, ऐसा ही होता है, दूसरा कहीं नहीं होता। हाँ, लेकिन जहां इस प्रकार की स्थिति होती है कि डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी, तो अगर इस समय में ये डायलिसिस कर लेते हैं
तो रिस्क फैक्टर थोड़ी कम हो जाती है, इस प्रकार का है। लेकिन वो मूल रूप से उसकी चिकित्सा है ही नहीं ना। और साइकोलॉजी में यही सबसे बड़ी समस्या है कि जिन्होंने एक कवच बना के रखा है, मुझे कुछ दूसरे से सुनना ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही लेना ही नहीं है। मैं जैसा विचार कर रहा हूँ उसी प्रकार से मैं विचार करते रहूँ, तो कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं परिवर्तन करने की बात करती हूँ, मुझे परिवर्तन होना चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ, तभी मैं परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं अगर समझ लेती हूँ कि मुझ में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी कुछ भी भूल नहीं है और मैं ऐसे ही करती रहूंगी, तो कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो काउंसलिंग की एक मर्यादा है कि आप समझाते रहेंगे लोगों को, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कोई तरीका हो, हिप्नोटिज्म वगैरह इस प्रकार से हो तो अलग बात है, इस प्रकार से। लेकिन ये काउंसलिंग की सीमा इस प्रकार की है। चमत्कारिक विधान आलं होतं मला हे आठवत नाहीये रोग काय आहे ते, पण त्यांनी तो महारोगात गणलेला होता आणि त्यांचं म्हणणं तो जर असेल तर म्हणजे त्याची ये लक्षणं प्रज्ञापराध ही है। अतत्वाभिनिवेश क्या है, मतलब कि जो तत्व नहीं है उसी में अभिनिवेश होना। बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानियान मनसो गोचरम हितत। ये मनसो गोचरम हितत, ये जो बात है उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती। कि ये मन के द्वारा समझ में आ सकता है, लेकिन मन इस प्रकार से हमने बना दिया है कि हम कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रज्ञापराध वैसे ही चलता रहेगा, उसके जो परिणाम है वो भुगत नहीं पड़ेंगे, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ बाकी खाना शुरू करते ही है ना, ऐसा नहीं है खाना नहीं देते हैं। ऐसा होगा कि ठीक है, हमें चुन लेना है तात्कालिक सुख और चिरकालीन सुख। इसमें अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वैसे कफ के चिकित्सा में निस्सुखत्वम सुखाय च, ये बड़ा अजीब वाक्य लिखा है कि सुख के लिए निस्सुखत्वम, इस प्रकार से। क्योंकि जिसको हम तात्कालिक सुख मानते हैं वो कफ के लिए दुख है, सुख नहीं है। तो जिसको हम निस्सुख बोलते हैं कि दुख है, इस प्रकार से, वो उसके लिए सुख है, जैसे कि व्यायाम करना, दौड़ना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो चाहे कितना भी मन रेजिस्ट कर रहा हो, लेकिन वो कर पाते हैं। तो मला अजून एक विचारायचं होतं की आता तुम्ही किडनी फेल्युअरच्या काही केसेसमध्ये म्हणजे पाणी तर आपण कमी सांगतो, पण तुम्ही कधी मुद्दायूज सुद्धा सांगत नाही की ते जलस्वरूप जातं म्हणून, तर मग म्हणजे कसा विचार करायचा की संसर्ग मूत्र खरंच द्यायचा का दुधाचा काय? इसमें दो तीन समस्याएं हैं। एक तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन होता रहता है किडनी फेल्योर में खास करके, तो पांडु की चिकित्सा उसमें आवश्यक रहेगी इसके साथ में। और फिर कैसे देखेंगे ये थोड़ा अलग बात है। वैसे ताप्यादि लोह वगैरह का प्रयोग करते रहते हैं, कवटेजति शिलाजित का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी है ऐसा नहीं है। प्राकृत क्लेदचा विचार कसा करावा, जसा आपण प्राकृत कफ बल देणारा, तसा प्राकृत क्लेद निर्मिती होणे ही पण शरीराला बल देणारे असेल ना। आहार विहार सोबत कोणत्या औषधी द्रव्यांचा विचार करावा। मुझे नहीं लगता है ये पानी जो पीने के लिए कहा है कि कोष्ठ का आधा हिस्सा घन आहार और पानीय एक चतुर्थांश, या चर के अनुसार एक तृतीयांश द्रव एक तृतीयांश घन, इस प्रकार का है। वो उतना क्लेद पाचन के लिए आवश्यक है। उससे ज्यादा क्लेद हो जाएगा तो वो पाचन नहीं करेगा, बल्कि अपचन उससे हो जाएगा। क्लेद बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कतें इस प्रकार की हो सकती है। तो प्राकृत क्लेद होना चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है। और वो
जलमहाभूत से ही आएगा, चाहे पानी के रूप में आएगा, चाहे दूध के रूप में आएगा, चाहे ये सूप वगैरह जो है उसके जरिए इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन उतना होना जरूरी इस प्रकार का है। अगर हम मानते हैं कि इसमें क्लेद का पचन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, वो संचित होता जा रहा है और उसके जरिए सभी तकलीफें हो रही है, तो शायद हमें क्लेद के बारे में उसके पाचन के बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और ये पानी चतुर्थांश या अष्टमांश रख के देना, ये शायद बात हो सकती है कि हम क्लेद की मात्रा को घटा देंगे, क्लेद कम कर देंगे इस प्रकार से। मला असं वाटतं की याच्यामध्ये मग ज्वरातली औषधं सुद्धा उपयोगी पडतील. ज्वरातलीच अशा अर्थाने नाही, म्हणजे पाचन औषध म्हणजे पुढे पुढे जे काढे वगैरे आलेले आहेत ना, शेषदोष पाचन करणारे किंवा असे, अगर ऐसा है कि ये अगर सचमुच ही डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, मैं डायबिटीज का कह रहा हूँ, प्रमेह का नहीं कह रहा हूँ। वैसे ग्रंथों में मूत्रक्षय वगैरह जो है वो अपतर्पण से होते हैं, इस प्रकार की बात कही गई है। प्रमेय निदान में चरकाचार्य जो बताते हैं, मूत्रक्षय तो प्रभुताविल मूत्रता से मूत्रक्षय इस प्रकार का प्रवास कैसे होता है, बिल्कुल विपरीत इस प्रकार का लक्षण कैसे निर्माण होता है, ये बात मैंने कोलटकर सर से पूछी थी इस प्रकार से। तो उनका कहना था कि जब ज्यादा ही अपतर्पण इस प्रकार का हो जाता है तो मूत्रक्षय जैसे उपद्रव होने लगते हैं, इसका ये मतलब। हाँ, वो भी निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्षयाकडे जाता है। तो प्राकृत क्लेद निर्माण होना वगैरह वगैरह, ये बात शायद दूध से हो सकती है, ऐसा ऐसा सोच सकते हैं उसके बारे में। अब जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स चालू रहती है इन मरीजों में तो ये शुगर कम करने वाली है, वैसे वे डायबिटीज के लिए काम करने वाली नहीं है, शुगर को कम करती है इस प्रकार से, और हाइपरग्लाइसेमिया से होने वाले जो लक्षण है उनको उनसे बचाती है। अब जबकि ये शुगर को कम करने वाली है, तो हम सोच सकते हैं कि कफ करने वाली, कम करने वाली है, अपतर्पण जाति की है, और वैसे देखा भी जाता है ये इन सभी से अपतर्पण होता रहता है। तो हमें उसके बारे में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। और सच्ची क्षुधा की तरह सच्ची तृष्णा हो तभी पानी पिए, ऐसा सोचे क्या? आजकल प्यास हो ना हो, ड्रिंक एम्पल वाटर चल रहा, ये अहम कारण है किडनी का इस प्रकार से। तो तृष्णा और पिपासा ये दो शब्द है। पातुम इच्छा पिपासा तत्र तृष्णा स्यान नवा। हम जब कोश का कार्य कर रहे थे, सुश्रुत में एक रेफरेंस मिला कि जहां तृष्णा पिपासा एक सामाजिक शब्द में इकट्ठा हुए, तो इसका स्पष्ट मतलब हो गया कि ये अलग अलग है, उसका एक ही अर्थ। पानी में करना है ऐसा नहीं है, क्लेद में करना है, स्नेह में करना है। उसमें पानी है लेकिन दूध अलग है और पानी अलग है। दूध में 90% पानी है, फिर भी दूध अलग है। चाय में पानी होता है, लेकिन ये होना है ना, उसका परिणाम हमें तो सोचना ही चाहिए इस प्रकार से। इट इज मोर ओवर complication of medicines of allopathy for diabetes, hypertension, etc., rather than the diabetes disease. No doubt it may also be a complication of diabetes. तो ये जो अपतर्पण करते जाते हैं, केवल शुगर को देखना है, ये बड़ी अजीब बात है। डायबिटीज की परिभाषा ही उन्होंने इसी प्रकार की कर दी कि ऑकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल इन ब्लड इज डायबिटीज। कोई संबंध ही नहीं कि कारण लक्षण कैसे क्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
कोविड-19 में भी वैसी बात थी कि बस आपको ये कोविड-19 वायरस मिल गया तो आपको कोविड-19 हो गया। सिम्टम्स कुछ है नहीं है कोई देखना नहीं है, आप लेबल कर देंगे इसको कोविड-19 है, इस प्रकार से। तो एलोपैथी में ये जो अभी बदलाव आया है, पिछले बहुत वर्षों से ये बदलाव आ रहा है, और ये फार्मेसी और लैब टेक्निक, ये इन्वेस्टिगेशन, इनसे जो मेलजोल हो गया है, इसके कारण ये सब बातें बहुत बढ़ गई है इस प्रकार से। तो हमें पूरे तरीके से डिसीज को देखना है, केवल एक सिम्टम को, केवल एक लक्षण को देखकर नहीं करना है, ये ज्यादा देखने का मतलब है। एक वैद्य जी कह रहे थे कि उनको डायबिटीज है और कई वर्षों से पानी पीते ही नहीं, केवल भोजन के बाद 2-4 घूंट लेते बस। उनका विचार है कि आचार्यों ने प्रमेह में पानी का सेवन मना किया है, साथ में कई वर्षों से वो आरोग्यवर्धिनी कतक खिदरादि वसंत कुसुमाकर और 1-2 शुगर की पेटेंट मेडिसिन लेते रहते हैं और विद्यार्थियों को भी ये यही बताते हैं। तृष्णा यानी कि सच्ची प्यास, और पिपासा जो है वो पानी पीने की इच्छा, उसमें प्यास होगी नहीं होगी। तो ज्यादातर पिपासा होती है तृष्णा नहीं होती। अगर सच्ची तृष्णा है तो पानी के बिना रह नहीं जाएगा, तो पानी पीना ही पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन प्यास है तो उसको रोक सकते हैं, पानी पीने के लिए पिपासा है तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं सोमवार को आगे बढ़ेंगे। 25 से 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक दिवाली के लिए छुट्टी ले लेंगे। मे बी 30 को छुट्टी ही है। तो अगला अंत का जो लेक्चर होगा वो 22 तारीख आयुर्वेद दिवस पे होगा धन्वंतरी जयंती, धनत्रयोदशी। और फिर डायरेक्टली 31 तारीख को मिलेंगे। तो आपको भी कुछ प्लान करना है बाहर जाना वगैरह इस प्रकार से तो बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति। वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। पुन्हा टेक्निकल याच्यामध्ये जेव्हा काळमिती असतं तेव्हा एक प्रश्न येतो, काय तुम्हाला